आयुर्वेद की दुनिया में झांकना ना सच में किसी खजाने की खोज करने जैसा लगता है। हर पत्ती, हर बीज, हर अन्न, यहाँ तक कि क्या कहूँ पानी और हवा भी ऐसा लगता है मानो अपनी ही एक गुप्त भाषा में बात करते हैं। हाँ, ये सिर्फ चीजें नहीं है, ये तो गुणों और शक्तियों का एक पूरा जाल है, एक ताना बाना। बिल्कुल। और आज हम इसी भाषा को, इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। और हमारा गाइड होगा अष्टांग हृदयम का सूत्र स्थान, उसका नवा अध्याय द्रव्यादि विज्ञानीय। जी। हमारा मकसद सीधा है। हम आयुर्वेद के उस नजरिए को पकड़ना चाहते हैं जिससे वो पदार्थों को परखता है, उनके स्वाद यानी रस, गुण, शक्ति यानी वीर्य, पाचन के बाद का असर मतलब विपाक, और उनके जो खास काम होते हैं प्रभाव, उनको कैसे समझता है। हाँ। और ये जानकारी देखिए BAMS छात्रों के लिए, वैद्यों के लिए, रिसर्चर्स के लिए तो है ही जरूरी, पर मुझे लगता है आम लोगों के लिए या जो बाहर से आयुर्वेद सीख रहे हैं उनके लिए भी ये जानना बड़ा मजेदार होगा कि भाई जो हम खाते पीते हैं वो शरीर पर असर करता क्यों है और कैसे करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये अध्याय 9 हमें द्रव्यों मतलब पदार्थों के मूल स्वभाव को समझने की एक तरह से चाबी देता है। ये सिर्फ लिस्ट याद करना नहीं है, बल्कि एक पूरे सिस्टम को, एक लॉजिक को समझना है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, चलिए इस ज्ञान की परतें खोलते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो मेरे दिमाग में आता है वो ये कि आयुर्वेद में असली हीरो कौन है, मतलब पदार्थ खुद या उसके गुण जैसे स्वाद वगैरह। कहाँ से शुरू करें इसे समझना। हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, आयुर्वेद इसमें बिल्कुल साफ है। असली हीरो या कहें कि जो आधार है वो द्रव्य यानी पदार्थ ही है। पदार्थ खुद। हाँ जी, क्योंकि सोचिए ना, रस यानी स्वाद, गुण यानी क्वालिटी, वीर्य यानी पोटेंसी, विपाक यानी पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट, ये सब कहाँ रहेंगे? द्रव्य में ही। बिल्कुल, द्रव्य में ही। द्रव्य नहीं तो ये गुण भी नहीं, है ना? जैसे फूल है तभी तो खुशबू है। हाँ सही बात है। वाग्भट ऋषि इसे बस एक छोटी सी लाइन में कह देते हैं। वो कहते हैं, द्रव्यमेव रसादीनाम श्रेष्ठम ते हि तदाश्रयः। अच्छा। इसका सीधा मतलब है रसादी यानी रस, गुण, वीर्य, विपाक वगैरह की तुलना में द्रव्य ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वो सब उसी द्रव्य के सहारे टिके हैं। द्रव्य है तो ये सब है। अच्छा, तो ये बात पक्की हुई कि सब्सटेंस इज सुप्रीम, भाई पदार्थ ही मुख्य है। अब ये द्रव्य, ये पदार्थ बनते कैसे हैं? क्या इनका कोई बेसिक फॉर्मूला है जैसे केमिस्ट्री में होता है? हाँ हाँ बिल्कुल। एक बहुत ही मौलिक सिद्धांत है आयुर्वेद का। आयुर्वेद मानता है कि दुनिया का हर कार्य द्रव्य, मतलब हर वो चीज जिसे हम किसी काम में लाते हैं, जैसे मान लीजिए आंवला हो या गाय का घी, वो 5 मूल तत्वों से बना है। 5 मूल तत्व? जी, 5 महाभूत। पृथ्वी यानी अर्थ, जल यानी वाटर, अग्नि यानी फायर, वायु यानी एयर और आकाश यानी स्पेस या ईथर। श्लोक का अगला हिस्सा यही बताता है, पंचभूतात्मकम तत्तु। अच्छा। यानी वो जो कार्य द्रव्य है वो 5 महाभूतों से बना है। और ये सिर्फ दवाओं या खाने की चीजों पर लागू नहीं होता। नहीं, दुनिया की हर बनी हुई चीज पर। ये कुर्सी, ये मेज, पहाड़, नदी, सब कुछ इसी 5 महाभूत से बना है, ऐसा आयुर्वेद मानता है। हर चीज में ये 5 तत्व। पर अगर सब में सब कुछ है तो फिर ये चीजें अलग अलग कैसे होती हैं? और ये तत्व मिलकर किसी चीज को बनाते कैसे हैं? क्या कोई लीडर है इनमें? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, भूमिकाएं अलग अलग हैं। पृथ्वी तत्व जो है वो आधार देता है, एक तरह का ढांचा, एक प्लेटफॉर्म, वो सॉलिडिटी देता है। अच्छा, बेसमेंट जैसा। हाँ, कह सकते हैं। फिर बाकी 4, जल, अग्नि, वायु, आकाश, वो अलग अलग अनुपात में मिलते हैं। और इसी मिलने से, जिसे समवाय कहा गया है, उस द्रव्य की पूरी बनावट यानी निवृत्ति और उसकी खासियत या पहचान मतलब विशेष, वो तय होती है। देखिए श्लोक कैसे कहता है, क्षामधिष्ठाय जायते अम्बु योन्यग्ने पवन नभसाम समवायतः तन्निर्वृत्तिर्विशेषश्च। मतलब पृथ्वी को आधार बना के द्रव्य पैदा होता है और फिर जल, अग्नि, वायु, आकाश के सही कॉम्बिनेशन में मिलने से उसकी फाइनल बनावट और उसकी यूनिकनेस बनती है। ओके, तो सब कुछ 5 से बना, पर रेशियो अलग अलग है। बिल्कुल। लेकिन फिर हम ये कैसे कह देते हैं कि भी हड्डी पार्थिव है मतलब पृथ्वी वाली, या घी आपे है जल वाला? अगर सब में सब कुछ है तो ये टैगिंग कैसे होती है? हाँ, यहाँ आयुर्वेद का एक बड़ा ही प्रैक्टिकल नियम काम आता है।
उसे कहते हैं व्यपदेशस्तु भूयसा। व्यपदेशस्तु भूयसा। हाँ, इसका मतलब है नाम उसी का लिया जाएगा जिसकी मात्रा ज्यादा हो, जो हावी हो, डोमिनेंट हो। अच्छा, मेजॉरिटी विंस वाला हिसाब है। बिल्कुल। जैसे हड्डी है, उसमें पृथ्वी तत्व की बहुलता है, मजबूती ज्यादा है, तो उसे पार्थिव कह दिया। हालांकि उसमें आकाश तत्व भी है जो पोरोसिटी देता है, वायु भी है जो हल्कापन देती है, जल भी है जो स्निग्धता देता है, और अग्नि भी है जो मेटाबॉलिज्म करती है। पर क्योंकि पृथ्वी डोमिनेंट है तो नाम पड़ा पार्थिव। श्लोक का ये छोटा सा हिस्सा इसी प्रिंसिपल को कैप्चर करता है, व्यपदेशस्तु भूयसा। अच्छा, यानी नामकरण या पहचान वो अधिकता के आधार पर होती है। समझ गया। तो चीज पांचों भूतों से बनी है और जिस भूत का दबदबा हो वैसा उसका टैग लग जाता है। अब अगर चीज कई भूतों से बनी है तो क्या उसका स्वाद भी सिर्फ एक ही होता है? जैसे क्या सेब सिर्फ मीठा ही होता है या उसमें और भी कुछ होता है? बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा आपने। इसी पंचमहाभूत वाले मिक्सचर के कारण ना कोई भी द्रव्य असल में सिर्फ एक रस वाला नहीं होता। अच्छा। हाँ, उसमें कई रस छुपे हो सकते हैं, भले ही हमें महसूस सिर्फ एक या दो ही हो। श्लोक यही बात कहता है, तस्मा नैकरसम द्रव्यम भूत संघात संभवात। मतलब इसीलिए क्योंकि वो भूतों के जमावड़े से, उनके संघात से बना है, कोई भी द्रव्य एक रस वाला नहीं होता। ये तो इंटरेस्टिंग है। हाँ, और सोचने वाली बात यह है कि यही सेम प्रिंसिपल रोगों पर भी लागू होता है। रोगों पर भी? कैसे? आयुर्वेद कहता है कोई भी बीमारी सिर्फ एक दोष से नहीं होती, वात, पित्त या कफ होती, वो असल में त्रिदोषज ही है, यानी तीनों दोष उसमें शामिल होते हैं। अच्छा। हमेशा। हाँ, हमेशा। पर जिसमें जिस दोष के लक्षण ज्यादा दिखते हैं हम उसे वातज, पित्तज या कफज कह देते हैं। फिर से वही व्यपदेशस्तु भूयसा वाला लॉजिक। अरे वाह। श्लोक की अगली लाइन यही है, नैक दोषास्ततो रोगा। यानी इसीलिए रोग भी एक दोष वाले नहीं होते। ये तो बड़ा दिलचस्प है। मतलब एक चीज चखी और उसमें कई स्वाद हो सकते हैं, फिर पता कैसे चले कि भाई मेन स्वाद कौन सा है और बाकी कौन से हैं? कोई तरीका है? हाँ, बिल्कुल है। यहीं पर रस और अनुरस का कॉन्सेप्ट आता है। रस और अनुरस जी। रस वो है जो जीभ पर रखते ही साफ साफ एकदम स्पष्ट व्यक्त रूप से पता चले। ओके। और अनुरस वो है जो या तो बहुत हल्का हो, दबा हुआ सा, अव्यक्त हो, या फिर चीज खाने के थोड़ी देर बाद महसूस हो। श्लोक इसे ऐसे बताता है, तत्र व्यक्तो रसा स्मृतः अव्यक्तो नुरसः किंचिद अन्ते व्यक्तोपि च। अच्छा। मतलब उनमें जो स्पष्ट है वो रस है, जो अस्पष्ट है वो अनुरस है, और जो थोड़ी देर बाद पता चले वो भी अनुरस माना जाता है। कोई उदाहरण? हाँ, जैसे आंवला खाते हैं तो पहले खट्टा लगता है, तेज, वो हुआ रस। हाँ। पर थोड़ी देर बाद गले में एक हल्का सा मीठापन, कसैलापन सा महसूस होता है ना? हाँ, होता है। वो है अनुरस। अच्छा, ये रस और अनुरस की बात समझ आई। अब एक और चीज जो हम अक्सर सुनते हैं या शायद कहते भी हैं, अरे मीठा तो भारी होता है, या खट्टा खाने से हल्का लगता है। क्या ये भारीपन या हल्कापन उस स्वाद का, मतलब रस का अपना गुण है? ये बहुत कॉमन धारणा है, पर आयुर्वेद यहाँ एक बहुत जरूरी सुधार करता है। देखिए, गुण जो हैं जैसे भारी, गुरु, हल्का, लघु, चिकना, स्निग्ध, रूखा, रुक्ष, ये गुण असल में द्रव्य के होते हैं, पदार्थ के। अच्छा, चीज के। हाँ, चीज के। जैसे गुड़ भारी है, इमली हल्की है, ये गुण मीठे या खट्टे स्वाद के नहीं है। पर हम तो कहते हैं। हाँ, हम ऐसा बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि अक्सर वो गुण जैसे भारीपन और वो रस जैसे मीठा एक ही चीज जैसे गुण में साथ साथ पाए जाते हैं। ओके। तो साथ रहने की वजह से हम एक का गुण दूसरे पर मान लेते हैं, आरोपित कर देते हैं। इसी को आयुर्वेद में कहते हैं साहचर्य उपचार। साहचर्य उपचार। हाँ, साहचर्य मतलब साथ रहना और उपचार मतलब आरोपण या मान लेना। श्लोक इसे बिल्कुल साफ करता है। गुर्वादयो गुणा द्रव्य पृथ्व्यादो रसाश्रये रसेशो व्यपदिश्यन्ते साहचर्योपचारतः। इसका अर्थ है गुरु आदि गुण रस के आश्रय यानी द्रव्य में रहते हैं, जो कि पृथ्वी आदि भूतों से बना है। रसों में उनका जिक्र तो बस साथ रहने की वजह से साहचर्य के कारण उपचार से कर दिया जाता है। तो अगली बार जब मैं कहूँ मीठा भारी, तो मुझे याद रखना है कि भारीपन गुड़ का है, मीठे स्वाद का नहीं। बिल्कुल, भारीपन द्रव्य का गुण है। वाह, ये तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर हुआ।
गुण द्रव्य के हैं, रस के नहीं। अब क्योंकि द्रव्य पंच महाभूतों से बने हैं, तो क्या हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस महाभूत के दबदबे वाले द्रव्य में क्या गुण होंगे और क्या काम करने की टेंडेंसी होगी? हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। अष्टांग हृदय में इसका एक अच्छा खाका देता है, संक्षेप में अगर देखें तो। हाँ, बताइए। जो पार्थिव द्रव्य है, पृथ्वी प्रधान, वो भारी, गुरु, स्थूल, बड़े, स्थिर, सॉलिड होते हैं। शरीर में भारीपन, स्थिरता, मजबूती और स्थूलता यानी बल्कीनेस लाते हैं। श्लोक है पार्थिवम गौरवस्थैर्य संघातोपचयावहम। फिर आप्य, जल प्रधान, ये तरल, द्रव, ठंडे, शीत, भारी, गुरु, चिकने, स्निग्ध, धीमे, मंद और गाढ़े होते हैं। इनका काम है स्नेहन यानी लुब्रिकेशन, विषंदन यानी स्राव बढ़ाना, क्लेदन यानी गीलापन देना, प्रहलादन यानी तृप्ति देना और बंधन यानी जोड़ने का काम। श्लोक आप्यम स्नेहन विषंद क्लेद प्रहलाद बंधकृत। अच्छा। तीसरा आग्नेय, अग्नि प्रधान, ये रूखे, रूक्ष, तेज, तीक्ष्ण, गर्म, उष्ण, साफ या खुरदुरे मिशद, बारीक, सूक्ष्म होते हैं। इनका काम है दाह यानी जलन करना, भा यानी चमक देना, वर्ण यानी रंगत देना, प्रकाश देना और पचन यानी पचाना। श्लोक आग्नेयम दाह वर्ण प्रकाश पचनात्मकम। ओके। चौथा वायव्य, वायु प्रधान, ये रूखे, रूक्ष, साफ खुरदुरे, विशद, हल्के, लघु होते हैं। शरीर में रूखापन, हल्कापन, सफाई यानी विचार यानी गतिशीलता या मूवमेंट और ग्लानि यानी थकान लाते हैं। श्लोक वायव्यम रोक्ष लाघव वैशद्य विचार ग्लानि कारकम। और पांचवा नाभस या आकाशीय, आकाश प्रधान, ये बारीक, सूक्ष्म, साफ, विशद, हल्के, लघु होते हैं। इनका मुख्य काम है सौशीर्य यानी खोखलापन या पोरोसिटी या चैनल्स बनाना और हल्कापन लाना। श्लोक नाभसम सूक्ष्म विशद लघु शब्द गुणोल्बणम सौशीर्य लाघवकरम। अरे वाह, ये तो जैसे हर चीज का एक पूरा कैरेक्टर स्केच हो गया। पृथ्वी वाला भारी, जल वाला चिकना, अग्नि वाला गरम और पछाने वाला, वायु वाला रूखा और हल्का और आकाश वाला खोखलापन लाने वाला। इसका मतलब तो ये हुआ कि हर चीज में कोई ना कोई औषधीय गुण छिपा है, कुछ भी बेकार नहीं। यही तो आयुर्वेद का सबसे खूबसूरत नजरिया है। वाग्भट ऋषि कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो दवा ना हो। कोई भी नहीं? कोई भी नहीं। हर द्रव्य, हर पदार्थ अगर उसे सही मकसद, अर्थ और सही तरीके योग से इस्तेमाल किया जाए तो वो औषधि बन सकता है। ये हम पे निर्भर करता है कि हम उससे कैसे इस्तेमाल करते हैं। पत्थर, मिट्टी, धूल, सब में पोटेंशियल है। श्लोक देखिए क्या कहता है, जगत ये मनौषधम न किंचित विद्यते द्रव्यम वशानार्थ योगयोः। ये तो मतलब सोच बदलने वाली बात है। एवरीथिंग इज मेडिसिन। अच्छा, हमने रस समझ लिया, गुण समझ लिया, अब आते हैं वीर्य पर। इसे हम आमतौर पर पोटेंसी कहते हैं या तासीर कह देते हैं, गर्म तासीर, ठंडी तासीर, है ना? ये क्या है असल में? हाँ, वीर्य दरअसल वो शक्ति है, वो एनर्जी या पोटेंसी जिससे द्रव्य अपना काम करता है। ये एक्शन की ड्राइविंग फोर्स है, ऐसा समझ लीजिए। एक्शन की फोर्स? हाँ, कुछ पुराने आचार्य इसके 8 भेद मानते थे। गुरु हैवी, लघु लाइट, स्निग्ध ऑयली, रूक्ष ड्राई, शीत कोल्ड, उष्ण हॉट, मृदु सॉफ्ट और तीक्ष्ण शार्प, जैसा श्लोक में जिक्र भी है। वीर्यम पुनर्बदन्ते के गुरु स्निग्धम हिमम मृदुवे लघु रूक्षोष्ण तीक्ष्णम च तदेवं मतम अष्टधा। 8 तरह की पोटेंसी। हाँ, कुछ आचार्यों के अनुसार। और चरक संहिता का एक सूत्र है जो वीर्य की जान पकड़ता है। वो कहते हैं चरकस्तवा वीर्यम तत्क्रियते येन या क्रियाथ्री। मतलब चरक कहते हैं कि वीर्य वो है जिससे कोई क्रिया, कोई एक्शन होता है। अच्छा। और आगे कहते हैं कि बिना वीर्य के कोई काम नहीं होता। ना वीर्यम कुरुते किंचित सर्वा वीर्य कृता ही सा। सारी क्रिया वीर्य से ही होती है। लेकिन क्या ये 8 वीर्य आज भी उतने ही माने जाते हैं? आपने तासीर की बात की थी शुरू में, गर्म और ठंडी। सही पॉइंट पर आए आप। 8 का वर्गीकरण है,
इसमें कोई शक नहीं। लेकिन व्यवहार में और एक प्रमुख मत है जिसे वाग्भट भी ज्यादा महत्व देते हैं, उसके अनुसार वीर्य मुख्य रूप से 2 ही तरह का माना जाता है। सिर्फ 2? हाँ, उष्ण यानी गर्म तासीर वाला और शीत यानी ठंडी तासीर वाला। श्लोक कहता है उष्णम शीतम द्विधेवान्ये वीर्यमाक्षथिति 17। अच्छा। यानी अन्य आचार्य वीर्य को उष्ण और शीत इन 2 प्रकारों में ही कहते हैं। 8 से सीधे 2 पर? ऐसा क्यों? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? मतलब बाकी 6 कहाँ गए? नहीं, अजीब नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरा लॉजिक है। क्या लॉजिक है? माना जाता है कि ये पूरी सृष्टि और इसमें मौजूद सारे पदार्थ वो मूल रूप से 2 महाशक्तियों के प्रभाव में है। एक है अग्नि, जो गर्मी, ऊर्जा, क्रियाशीलता, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक है। ओके। और दूसरी है सोम, जो ठंडक, पोषण, स्थिरता, नरिशमेंट का प्रतीक है। अग्नि और सोम। हाँ, और कोई भी चीज, कोई भी द्रव्य इन 2 ध्रुवों के प्रभाव से बाहर नहीं है, चाहे उसमें कितने भी गुण क्यों न हो। अंततः वो या तो अग्नि प्रधान होगा या सोम प्रधान होगा। श्लोक इसी यूनिवर्सल ड्यूलिज्म की बात करता है। नानात्मकम अपि द्रव्यम अग्निशोमो महाबलो व्यक्ताव्यक्तम जगत वनाति क्रामति जातुचित। मतलब अनेक गुणों वाला होने पर भी कोई भी द्रव्य इन 2 महाबलियों अग्नि और सोम के प्रभाव क्षेत्र से कभी बाहर नहीं जा सकता। ठीक वैसे ही जैसे ये पूरा व्यक्त और अव्यक्त जगत इनके प्रभाव में है। तो मतलब बाकी के 6 गुण इन्हीं 2 में समा जाते हैं? हाँ, मोटे तौर पे कह सकते हैं कि उष्ण वीर्य में अग्नि वाले गुण जैसे तीक्ष्णता, लघुता, रूक्षता प्रबल होते हैं, और शीतवीर्य में सोम या जल वाले गुण जैसे गुरुता, स्निग्धता, मृदुता प्रबल होते हैं। अच्छा, अब समझा। तो इनके काम क्या है, उष्ण और शीत वीर्य के? हाँ, देखिए, उष्ण वीर्य जो है वो शरीर में भ्रम, चक्कर आना, प्यास, ग्लानि, थकान, पसीना, दाह, जलन और आशुपाकिता यानी जल्दी पचना करता है। और सबसे जरूरी, ये वात और कफ दोष को शांत करता है। वात कफ नाशक। हाँ, तत्रोष्णम भ्रमत्रिग्लानि शमम च वात कफयोः करोति। वही जो शीत वीर्य है, ठंडी तासीर वाला, वो हलादन, मन को प्रसन्न करना, जीवनम, जीवन शक्ति देना, स्तंभन, बहते हुए को रोकना, और प्रसादम, रक्त पित्तयोः यानी रक्त और पित्त दोष को शांत करना करता है। तो ये पित्तनाशक हुआ? बिल्कुल। तो गर्म तासीर वात कफ नाशक, ठंडी तासीर पित्तनाशक, ये बेसिक रूल है। अच्छा, तो मोटे तौर पर तासीर बनम या ठंडी होगी। अब ये बताइए कि खाना पचने के बाद क्या होता है? स्वाद तो बदलता ही होगा पेट में जाकर। ये विपाक क्या बला है, सुना तो है? बिल्कुल। देखिए, खाना पेट में जाता है, वहां उसे मिलती है जठराग्नि, हमारी पाचन अग्नि। हाँ। इस अग्नि के असर से पूरी पाचन प्रक्रिया के अंत में, जिसे कहा परिणामांते, जो हमने खाया था उसके रसों में बदलाव आता है और एक नया रस जैसा प्रभाव पैदा होता है। इसी पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट को, जो पाचन के बाद बनता है, उसे विपाक कहते हैं। पाचन के बाद का स्वाद? स्वाद नहीं, स्वाद जैसा प्रभाव कह सकते हैं। श्लोक इसे ऐसे समझाता है, जाठरेणाग्निना योगाद्युदोयति रसांतरम रसानाम परिणामांते स विपाकयति स्मृता। 20। अच्छा। यानी जाठर अग्नि के संपर्क से रसों के पचने के बाद जो अलग रस जैसा प्रभाव उत्पन्न होता है उसे विपाक कहते हैं। तो ये कितने तरह का होता है? क्या हर रस का अपना अलग विपाक है? जैसे 6 रस हैं तो 6 विपाक? नहीं, 6 नहीं। मूलतः विपाक 3 ही तरह का माना गया है। 3? कौन कौन से? पहला मधुर विपाक, दूसरा अम्ल विपाक और तीसरा कटु विपाक। ओके। और ये किन रसों से बनते हैं? नियम ये है, 1 मीठा, मधुर और नमकीन लवण रस, इनका विपाक पाचन के बाद अक्सर मीठा मधुर ही होता है। 2 खट्टा अम्ल रस, इसका विपाक खट्टा अम्ल ही रहता है। 3 और बाकी 3 कड़वा, तिक्त, तीखा, कटु उष्ण और कसैला कषाय रस, इन तीनों का विपाक अक्सर कटु होता है। अच्छा, तो 3+1+2 का ग्रुप बन गया। हाँ, कह सकते हैं। श्लोक में से ऐसी समेटा गया है, स्वादु पटुश्च मधुरम अम्लोम्लो पच्यते रसः तिक्तोष्ण कषायणाम विपाकः प्रायशः कटुः। 21। इसमें ये प्रायशः क्यों कहा? हाँ, ये बहुत जरूरी शब्द है।
प्रायशः का मतलब है अधिकतर, यूजुअली। इसका मतलब है कि ये जनरल रूल तो है, पर इसके अपवाद, एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं। हमेशा 100% ऐसा ही हो जरूरी नहीं। तो अब हमारे पास हो गए रस, गुण, वीर्य, पोटेंसी, तासीर और विपाक, पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर किसी चीज में इनमें टक्कर हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, मान लीजिए कोई चीज है, उसका रस मीठा है जो कफ बढ़ाता है, पर उसकी तासीर, वीर्य, गर्म है जो कफ घटाता है, तो अब क्या होगा? किसकी चलेगी? कौन बॉस है इनमें? ये सवाल ही द्रव्य गुण विज्ञान की कुंजी है। यही समझना सबसे जरूरी है। आयुर्वेद मानता है कि कोई द्रव्य अपने रस से काम करता है, कोई विपाक से, कोई गुण से, कोई वीर्य से, और कोई इन सब से परे अपने खास प्रभाव से। प्रभाव, ये एक और चीज आ गई। हाँ, जैसा कहा गया है, किंचिद रसेन कुरुते कर्म पाकेन चापरम 22, गुणांतरेण वीर्येण प्रभावेण एव किंचन। यानी कोई चीज रस से काम करती है, दूसरी विपाक से, कोई अन्य गुण से, कोई वीर्य से, और कोई अपने प्रभाव से ही काम करती है। ठीक है, पर जब विरोध हो तब कौन जीतेगा? नियम सीधा है, जो ज्यादा बलवान होगा वो बाकियों को दबा देगा और अपना काम करेगा। अच्छा। श्लोक कहता है, यद्यद् द्रव्ये रसाधीनाम बलवत्वेन वर्तते अभिभूये तरांस्तत् तत्कारणत्वं प्रपद्यते। यानी द्रव्य में रस आदि में से जो भी ज्यादा ताकतवर होगा वो दूसरों पर हावी होकर एक्शन का कारण बन जाएगा। तो ये पावर रैंकिंग क्या है? कौन किससे ज्यादा बलवान है? कोई क्रम है? हाँ बिल्कुल, इनकी एक नेचुरल हायरार्की, एक नैसर्गिक बल का क्रम बताया गया है। जब बाकी चीजें बराबर हों, यानी कोई और फैक्टर ज्यादा प्रभावी ना हो, वो क्रम ये है, विपाक रस से ज्यादा बलवान है। ओके, विपाक, रस। हाँ, फिर वीर्य रस और विपाक दोनों से ज्यादा बलवान है। वीर्य, विपाक, रस। जी, और सबसे ऊपर है प्रभाव। प्रभाव रस, विपाक और वीर्य इन तीनों से ज्यादा बलवान है। अरे बाप रे, प्रभाव, वीर्य, विपाक, रस। बिल्कुल, श्लोक इसे बहुत साफ तौर पे कहता है, रसम विपाकस्तौ वीर्यम प्रभावस्तान्यपोहति बलसाम्ये रसादि नामेति नैसर्ग्यं बलम। कमाल है। इसका मतलब है विपाक रस को दबाता है, वीर्य उन दोनों रस और विपाक को दबाता है, और प्रभाव उन तीनों रस, विपाक, वीर्य को दबा देता है। ये इनका नेचुरल बल है जब बाकी स्थितियां समान हों। प्रभाव, ये तो सुपर पावर जैसा लगता है। ये है क्या चीज आखिर? और ये इतना खास क्यों है कि सबको ओवररूल कर देता है? हाँ, प्रभाव द्रव्य की वो खास, वो विलक्षण शक्ति है जिसे आप सिर्फ रस, गुण, वीर्य, विपाक के गणित से नहीं समझ सकते। ये अचिंत्य है। अचिंत्य मतलब जो सामान्य तर्क से, सोच से परे हो, अनथिंकेबल, इनएक्सप्लिकेबल बाय नॉर्मल रूल्स। ये शक्ति तब साफ दिखती है जब दो चीजों का रस, वीर्य, विपाक सब कुछ एक जैसा हो, बिल्कुल सेम टू सेम, फिर भी उनके काम अलग अलग हो। अच्छा, सब कुछ सेम फिर भी काम अलग? हाँ, तो वो जो अलग खास काम है ना, वो उस द्रव्य का प्रभाव कहलाता है। श्लोक क्या कहता है देखिए, रसाद साम्ये यत् कर्म विशिष्टम तत्प्रभावजम। यानी रस आदि समान होने पर भी जो खास विशिष्ट काम कोई द्रव्य करता है वो उसके प्रभाव से होता है। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, क्लासिक उदाहरण है इसके। जैसे दंती और चित्रक, दो जड़ी बूटियां हैं। दोनों का रस तीखा, कटु, वीर्य गर्म, उष्ण, और विपाक भी तीखा, कटु। सब सेम है? बिल्कुल सेम, पर दंती जो है वो विरेचन कराती है, जुलाब लगाती है, चित्रक नहीं कराता। ये दंती का प्रभाव है। अच्छा। एक और देखिए, घी, घृत और दूध, क्षीर, दोनों का रस मीठा, वीर्य ठंडा, विपाक मीठा। हाँ, ये तो पता है। पर घी जो है वो दीपन कर्म करता है, यानी पाचन अग्नि को बढ़ाता है। दूध उतना नहीं करता। ये घी का प्रभाव है। अरे हाँ, ये तो सोचा ही नहीं इस तरह से। तो ये प्रभाव हमें बताता है कि हर द्रव्य की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी है, एक खासियत है जो सिर्फ रस, गुण, वीर्य, विपाक के फ्रेमवर्क में फिट नहीं होती। ये तो वाकई अचिंत्य है। मतलब हम सिर्फ नियमों के हिसाब से नहीं चल सकते। हर चीज की अपनी एक अलग कहानी है। तो क्या ये जो सामान्य नियम है, जैसे हमने बात की, मीठा रस वात घटाएगा, ठंडा वीर्य पित्त घटाएगा, क्या इन पर हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं या इनमें भी झोल है?
यहीं पर आयुर्वेद की असली गहराई दिखती है। वो सामान्य नियम तो बताता है जिन्हें सामान्यतः कर्म कहा गया, पर साथ ही वो आगाह भी करता है कि हर द्रव्य की अपनी एक खास बनावट हो सकती है। खास बनावट। हाँ, जिसे कहते हैं विचित्र प्रत्ययारब्ध द्रव्य। विचित्र प्रत्ययारब्ध, ये क्या है? विचित्र प्रत्यय का मतलब है अनोखे या खास कारणों से बना हुआ। आरब्ध मतलब बना हुआ, यानी उस द्रव्य में पंच महाभूतों का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा अनोखा होता है, कुछ ऐसा विचित्र होता है कि उसका काम सामान्य नियमों से बिल्कुल उल्टा या अलग होता है। उल्टा भी? हाँ, बिल्कुल उल्टा भी हो सकता है। श्लोक कहता है, इति सामान्यतः कर्म द्रव्यादीनाम पुनश्च तत्सत्व विचित्र प्रत्ययारब्ध द्रव्य भेदेन भिद्यते। मतलब इस तरह द्रव्य आदि का सामान्य कर्म जनरल रूल बताया गया, पर वो कर्म विचित्र कारणों से बनी चीजों में अलग हो जाता है, बदल जाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं जो चौंकाने वाले हों? हाँ, अष्टांग हृदयम खुद इसके कुछ बेहतरीन उदाहरण देता है। देखिए, गेहूं, गोधूम, स्वाद कैसा? मीठा। गुण भारी। नियम से इसे क्या करना चाहिए? मीठा और भारी तो वात शांत करना चाहिए। बिल्कुल। और वो करता भी है। स्वादुगुरुश्च गोधूमो वातजित, ये हुआ नॉर्मल केस। ठीक है। अब जौ को लीजिए, स्वाद मीठा, गुण भारी, गेहूं जैसा ही। पर ये नियम के बिल्कुल उलट वात को शांत करने की बजाय बढ़ाता है। वात कृद्यवः। क्या बात है, मीठा और भारी होके भी वात बढ़ाता है? हाँ, ये है विचित्र प्रत्यारब्ध। कमाल है। और मछली, मत्स्य, स्वाद मीठा, गुण भारी, नियम से वीर्य कैसा होना चाहिए? मीठा और भारी है तो शायद ठंडा। हाँ, सामान्यतः ठंडा होना चाहिए। बिल्कुल। पर मछली की तासीर गर्म होती है। उष्णा मत्स्याः। ये भी उल्टा। हाँ, जबकि दूध पया को देखिए, स्वाद मीठा, गुण भारी, इसकी तासीर नियम के अनुसार ही ठंडी होती है। पया शीतम, ये नॉर्मल है। ठीक। एक और उदाहरण, सिंह का मांस और सुअर का मांस, दोनों का रस मीठा, गुण भारी, पर सिंह के मांस का विपाक कटु होता है, जबकि सुअर के मांस का विपाक नियम के अनुसार मधुरी होता है। कटु सिंहो न शुक्र। बाप रे, मतलब नियम है पर एक्सेप्शन भी बहुत हैं। बिल्कुल, ये उदाहरण चीख चीख कर कहते हैं कि हर द्रव्य को उसकी अपनी यूनिकनेस में, उसकी अपनी विशिष्टता में समझना होगा। सिर्फ किताबी नियम रट लेना काफी नहीं है, हमें ऑब्जर्व करना होगा, अनुभव करना होगा। यहीं पर वैद्य के अनुभव और ज्ञान की असली जरूरत पड़ती है। सच में। तो आज हमने देखा कि आयुर्वेद कैसे पदार्थों की सिर्फ ऊपरी सतह को नहीं देखता, बल्कि उनकी आत्मा तक को पढ़ने की कोशिश करता है। उनके बनने से लेकर पंचमहाभूत, उनके गुणों, रस, गुण, उनकी शक्ति, वीर्य, उनके पचने के बाद के असर, विपाक, और उनकी उस छुपी हुई एक्स फैक्टर वाली शक्ति, प्रभाव तक। ये सिर्फ जड़ी बूटियों की लिस्टिंग नहीं है, ये तो द्रव्य गुण विज्ञान है, सब्सटेंस साइंस की पूरी फिलॉसफी है। बिल्कुल, ये पूरी चर्चा हमें यही दिखाती है कि हर चीज, हर द्रव्य अपने आप में एक रहस्य है। उसके कोड को डिकोड करके ही उसका सही इस्तेमाल हो सकता है। सामान्य नियम हमें रास्ता जरूर दिखाते हैं, पर जो खास ज्ञान है, जो विचित्र प्रत्यारब्ध का ज्ञान है, वही हमें असरदार बनाता है। हमें द्रव्य को सिर्फ उसके हिस्सों में नहीं, बल्कि उसकी पूरी शख्सियत में, उसकी पर्सनैलिटी में देखना होता है। और ये सोचते हुए एक विचार आ रहा है मन में, अगर हजारों साल पहले बिना आज की टेक्नोलॉजी के हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने प्रकृति की इतनी बारीक शक्तियों को और चीजों के इतने जटिल आपसी रिश्तों को इतनी गहराई से समझ लिया था, तो सोचिए आज भी हमारे चारों ओर, हमारी रसोई में, हमारे बगीचे में कितने ही रहस्य बिखरे पड़े होंगे जिन्हें हम बस देख नहीं पा रहे हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। शायद हमें अपनी रोजमर्रा की चीजों को, वो दाल हो, चावल हो, हल्दी हो, पानी हो, उन्हें भी एक नई, एक ज्यादा सम्मान भरी नजर से देखने की जरूरत है। उनके अंदर छुपी उस अचिंत्य शक्ति को महसूस करने की जरूरत है। क्या पता कब कौन सी चीज हमारे लिए क्या काम कर जाए। बिल्कुल सही। इस गहरे सफर में हमारे साथ चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आयुर्वेद के जरूरी सिद्धांत को समझने में सबको आनंद आया होगा और ये जानकारी काम की साबित होगी। मुझे भी चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहराई में उतरने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।